हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय हिंदी है, तो ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी जो सीरीज़ है वो हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, हमने इनको शुरू कर रखा है। तो आज ये जो है हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 भाग मैंने पढ़ा दिए हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने उनको नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। और इन प्रश्नों के साथ साथ में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, कितना स्कोर आपका बनता है। और जिसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगी उत्तर करने के लिए। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ मिलान करना है। एक तरफ बोलियां दी गई है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको मिलान करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा या फिर D रहेगा। आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जाता है, तो आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और वीडियो के अंत में आप मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, कितना आपका स्कोर बनता है। तो चलिए आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा C। पश्चिमी पहाड़ी है वो कहाँ बोली जाती है? शिमला में। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में। भोजपुरी बिलासपुर में। और मगही जो है वो कहाँ बोली जाएगी? वो बोली जाएगी पटना में। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा C। तो चलिए हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा या फिर D रहेगा। तो आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का, आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा D, कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का जो दायित्व है वो संविधान के 351 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। मेवाती है, मंडियाली है, मारवाड़ी है या फिर मेवाड़ी है। तो इसमें से ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान के अंतर्गत नहीं बोली जाती? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा B, मंडियाली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसमें से बताना है कि नेपाली है, कांगड़ी है, राजस्थानी है, फिर यह गोडवई है। तो इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होती है? तो आप उस उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नेपाली, कि जो नेपाली है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखें। तो ये जो तौलिया शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आपको इसका उत्तर बताना है कि वो उर्दू का है, हिंदी का है, पुर्तगाली का है या फिर तुर्की का है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पुर्तगाली। जो तौलिया शब्द है वो पुर्तगाली का शब्द है।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो भाषाएं दी गई है शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी और पूर्वी हिंदी, इनको जो है इनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही रहेगा, आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा बी। पहले आएगी पहली प्राकृत, उसके बाद आएगी शौरसेनी, फिर पूर्वी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखें। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तो तारीख बताना है आपने, पुर्तगाली का है, अरबी का है, तुर्की का है या फिर हिंदी का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि जो अरबी भाषा का ये जो तारीख शब्द है वो अरबी भाषा का है। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है। तो इसमें से बताना है आपने। नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलज, जलद, नाक, कान और पर। तो इसमें से बताना है कि इसमें से यौगिक शब्द है लेकिन वो रूढ़ नहीं है। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जलद। जो यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द क्या है। तो जो रूढ़ शब्द है वो ऐसे शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है, लेकिन जब उसके टुकड़े किए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे कि पर है, पर हमारा दो जो है वर्णों से मिलकर बना है, प और र, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये जब हम इनको जोड़ते हैं तो पर का है जो अर्थ निकलता है, लेकिन जब इनको हम टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं और उनका कोई अर्थ होता है, और जब इनके कोई टुकड़े किए जाते हैं तो उनका भी अर्थ निकलता है। तो जैसे कि जलद है, जो जलद है इसका अर्थ क्या होता है। इसको जो है इसका जो अर्थ एक क्या निर्धारित हो गया कि इसका अर्थ है कमल। और जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े में क्या होएगा, जल और धन द। तो जल और धन, जल का अर्थ क्या होता है पानी, और द का मतलब होता है पैदा होना। तो इस तरीके से पानी में जो पैदा होता है तो वो क्या कहलाएगा, कमल कहलाएगा। तो इस तरीके से जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से कोई शब्द बनता है तो उसका कोई अर्थ निर्धारित होता है, और जब उनके टुकड़े करते हैं तो उनका भी अर्थ होता है। लेकिन रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े करने पर हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कान है, नाक है, इनके जब हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। लेकिन जो जलद शब्द है वो हमारा रूढ़ शब्द ना होकर के यौगिक शब्द है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तो ये बताना है आपने। नीचे दिए गए विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से देख करके बताना है कि जो तालव्य वर्ण है वो कौन सा है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या रहेगा, वो रहेगा डी। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो तालव्य वर्ण च और ज होते हैं। जैसे कि हमारा जो क वर्ग आता है, क वर्ग वो कौन सा होता है, वो होता है कंठ, कंठ वर्ग होता है। उसके बाद में जो हमारा च वर्ग होगा, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, या। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे तालव्य वर्ग होते हैं। जो ट वर्ग होता है,
ट वर्ग। ट वर्ग हमारा कौन सा होता है? वो होता है मूर्धन्य। ये हमारा मूर्धन्य वर्ग होता है। उसके बाद में हमारा फिर आता है त। त वर्ग। त वर्ग कौन सा होता है? ये हमारा दंत्य होता है। दंत्य, ये हमारा दंत्य वर्ग होता है। और जो हमारा प वर्ग होता है, ये कैसा वर्ग होता है? ये होता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ग होते हैं, उच्चारण के आधार पर इनका स्थान होता है। उसके बाद हम आगे देखें, अगला हमारा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवारों के अंतर्गत में नहीं आती है? तो नीचे जो है 4 भाषाएं दी गई हैं, अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। तो इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो हमारी आर्य भाषा परिवारों के अंतर्गत में नहीं आती है। तो आप उत्तर देने का इसका प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। जो अरबी है वो हमारी आर्य भाषा परिवारों के अंतर्गत में नहीं आती है। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखें, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा परिवारों में शामिल नहीं है? तो आपने बताना है कि संस्कृत, पाली, तुर्की और अंग्रेजी, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारी आर्य भाषा परिवारों में शामिल नहीं है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा तुर्की। जो तुर्की है वो हमारी आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे भाषाओं के विकास के क्रम दिए गए हैं, तो उनको व्यवस्थित करना है कि कौन सी भाषा पहले विकसित हुई और कौन सी कैसे। पहले है प्राचीन संस्कृत, सौर सैनी, लौकिक संस्कृति और पश्चिमी हिंदी। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। आपको 10 सेकंड का जो समय दिया जा रहा है, तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आप बताइए जरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ए। पहले हमारी प्राचीन संस्कृत आई, उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृति आई, फिर सौर सैनी आई और उसके बाद में पश्चिमी हिंदी आई। तो इस प्रकार से इसका विकास क्रम है ये कि कौन सा, पहले प्राचीन संस्कृत, फिर उससे लौकिक संस्कृति आई, फिर हमारी सौर सैनी आई और सौर सैनी से फिर हमारी ये पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ में सम्मिलित करना है। ये हमें जो है बोली वर्ग दिए गए हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आपको उनको मिलान करना है। आप अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सही ऑप्शन क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। इनमें से कौन सा सही रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। जो राजस्थानी है उसमें कौन सी बोली जाती है बोली, मालवी। उसके बाद जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन सी बोली जाती है, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी और बिहारी बिहारी क्षेत्र की कौन सी है, तो भोजपुरी। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ए। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें, तो हमारा अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है और यही हमारे देश का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है हमें 4 जो दिए गए हैं सुझाव,
तो उनको बताना है कि कौन से जो है हमारे सही विकल्प रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इसमें सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का शब्द है। इसमें ये चार शब्द दिए गए हैं, दाग, औरत, नीलम और फीस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द फारसी का है। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा दाग। जो दाग शब्द है वो हमारा किसका है, वो फारसी भाषा का शब्द है। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के विषय में कुछ प्रावधान किए गए, तो वो बताने कौन कौन से हैं। कौन कौन से प्रावधान, जैसे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं जो सही हैं। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइए कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा उत्तर सही रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, केवल 1 और 2। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो मान्य होगा। तो ये जो है हमारे सही प्रावधान है, सही उत्तर है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है लेकिन क्या है, यौगिक नहीं है। तो ये नीचे बताए गए हैं, नीचे शब्द दिए गए, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है। पीला, झटपट, गुड़साल और पंकज। तो इसमें से सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पीला। ये हमारा रूढ़ शब्द है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ हमें बोली वर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमारी बोलियां हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगी। तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी कौन सी है, बुंदेली। पूर्वी हिंदी की कौन सी है, बघेली। बिहारी की मगही और राजस्थानी की मेवाड़ी। तो इस प्रकार से ये जो बोलियां हैं ये हमारे बोली वर्ग के अंतर्गत आएगी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो नीचे भाषाएं दी गई हैं, यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। तो इनमें से बताना है ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा इसका उत्तर सही रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। जो अरबी है वो हमारी आर्य भाषा परिवारों में शामिल नहीं है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम आपने बताना है। किशोर सैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो कौन से ऑप्शन सही रहेंगे, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। पहले शोरसेनी, उसके बाद नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर उसके बाद वर्तमान हिंदी आई। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन ए है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि इस सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है कि एक तरफ जो है आयोग दिए गए हैं और सन दिए गए हैं, तो उनको मिलान करते हुए बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। ए ठीक रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। भाषा राजभाषा आयोग 1955, उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम वो रहेगा 1963 और राजभाषा नियम ये रहेगा 1976। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तो तत्सब शब्द बताना है कि इनमें से राय, खेल, दाहिना और कवि, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है। तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत के में जैसे प्रचलित है वैसे कि वैसे जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं तो वो हमारे तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जो शब्द प्रचलित है लेकिन वो परिवर्तित होकर हिंदी में आए तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो आपने इनमें से बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कवि। जो कवि है वो हमारा तद्भव शब्द नहीं है। अब हम अपना अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं कि सूची को दूसरी सूची से मिलान करना। एक तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ण दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ण किस का उच्चारण स्थान है। तो आपका जो समय है वो शुरू होता है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा बी। हमारा जो ओष्ठ्य है वो कौन सा है प, दंत्य कौन सा है त, कंठ्य कौन सा है वो है ग और तालव्य कौन सा है तो च वर्ग हमारे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा बी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। जो किसान है वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, भ्राता और आज्ञा ये हमारे कैसे शब्द हैं, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा सामी भाषा परिवारों में शामिल नहीं है। तो इसमें से आपने बताना है कि ऐसी कौन सी भाषा है वो जो सामी भाषा परिवारों में शामिल नहीं है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फारसी। जो फारसी है वो सामी भाषा परिवारों में शामिल नहीं है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आप मिलान करके बताइए कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। राष्ट्रपति आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति 1959,
राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन डी है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि किससे हुआ है। मगधी से हुआ है, मागधी से हुआ है, शोरसेनी से हुआ है, पैचासी से हुआ है या फिर अर्ध मागधी से इसका हुआ है। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मागधी। जो मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया इनका जन्म जो है मागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ है। 11वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, फिर या 6ठी शताब्दी से। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 6ठी शताब्दी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। अब हम अपने अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज में प्रभावित साहित्यक खड़ी बोली या देहवली से किस हिंदी का विकास हुआ है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या फिर कठिन हिंदी। तो क्या है इसका उत्तर वो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मानक हिंदी। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणी ब्रज में प्रभावित साहित्यक खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी का विकास हुआ है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। तो आप इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या फिर जन भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मानक भाषा। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो आपका जो समय है वो 10 सेकंड का। तो आप बताइए कि इसका उत्तर सही रहेगा कौन सा रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। बताइए उसका उत्तर। सही उत्तर क्या रहेगा कि मानक हिंदी में दास कारकों के लिए ये 10 कारक है। ये 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में समानता पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है और व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दो प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी कि व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रहेगा। जवाहरलाल नेहरू रहेगा, इंदिरा गांधी रहेगी, अम्बेडकर रहेंगे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती रहेंगे। तो इसका आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सक्रिय भूमिका रही थी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, बाबूराव विष्णु पराडकर थे या राजा गोपालाचारी थे। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सरकारी कार्यालयों की भाषा, उसको हम क्या कहेंगे? राजभाषा। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे, ग्रियर्सन थे, सदल मिश्र थे या फिर मिश्र बंधु थे। इनमें से कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा सी, सदल मिश्र। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यकता शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की थी। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग या फिर शब्दावली आयोग। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या फिर बुंदेलखंडी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि किससे हुआ है। ब्रिज भाषा से हुआ है, बांगरू से, खड़ी बोली हिंदी से या फिर अवधी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी। पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का या देश भर से संपर्क। तो किसका पर्याय बनी थी आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी,
राष्ट्रीय एकता का ये पर्याय बनी थी। अब हम अपना अगला प्रश्न और इस आज का जो सबसे आखिरी प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा था। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि खड़ी बोली का नाम क्यों खड़ी बोली पड़ा। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ए, कि वर्तमान हिंदी का खड़ी खड़ी जो नाम है वो किस लिए पड़ा था, क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग जो वो अधिक होता है इसलिए। तो आज के जो हमारे 40 क्वेश्चन थे वो आज पूर्ण हुए। हम जो है कल फिर अपने 40 क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, आपका कितना स्कोर बना है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है, तो आज इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।